क्या आप यूनानी चिकित्सा पद्धति के बारे में जानते हैं? क्या आप यूनानी पद्धति के मूल या बुनियादी सिद्धांतों को जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि यूनानी पद्धति में किस प्रकार इलाज किया जाता है? हम ये सब बताएंगे इसी एक वीडियो में। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर खालिद अख्तर अली। यूनानी पद्धति विश्व की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धतियों में से एक है, जिसकी शुरुआत यूनान से हुई, इसलिए इसे यूनानी पद्धति कहा जाता है। यूनानी पद्धति मुख्यतः ह्यूमरल थ्योरी यानी दम, बलगम, सफरा और सौदा पर आधारित है। इस पद्धति को आम जनता द्वारा हिकमत, तिब अथवा हकीमीपैथी भी कहा जाता है। यूनानी पद्धति भारत में सदियों से प्रचलित है और इसे वैकल्पिक चिकित्सा का दर्जा प्राप्त है। यूनानी चिकित्सा प्राचीन काल में मिस्र, भारत, चीन और यूनान में फली फूली। यूनान में अस्क्लेपियस औपचारिक चिकित्सा शुरू करने वाले पहले व्यक्ति थे और उनकी जादुई चिकित्सा की धूम मची हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें चिकित्सा का आविष्कारक कहा गया। हिप्पोक्रेट्स ने नियमों को विनियमित करके इसे विज्ञान का दर्जा दिया और इसे जादू टोने टोटके से आज़ाद कराया। इसी आधार पर हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा का जनक माना जाता है। यूनानी पद्धति उसी की शिक्षाओं पर आधारित है, लेकिन हिप्पोक्रेट्स के बाद कई अन्य यूनानी विद्वानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे कि अरस्तु, जिन्होंने चिकित्सा के सामान्य सिद्धांतों को विनियमित करके चिकित्सा की नींव रखी, जिस पर आगे चलकर राजी और सीना ने यूनानी तिब की बड़ी इमारत तामीर की। यूनानी पद्धति के मौजूदा स्वरूप का श्रेय अरबों को जाता है, जिन्होंने न केवल अनुवाद कर ग्रीक साहित्य के अधिकांश हिस्से बल्कि अपने स्वयं के योगदान के साथ रोज़मर्रा की चिकित्सा को समृद्ध बनाया। इस प्रक्रिया में उन्होंने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, चिकित्सा और सर्जरी का व्यापक इस्तेमाल किया। यूनानी चिकित्सा पद्धति उन पहलुओं को अपनाकर समृद्ध हुई। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान यूनानी प्रणाली के साथ साथ चिकित्सा के सभी पारंपरिक प्रणालियों को लगभग 2 शताब्दियों तक पूरी तरह उपेक्षा का सामना करना पड़ा। राज्य द्वारा संरक्षण वापस लेने से आम जनता को तो बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उसने इस प्रणाली में विश्वास जताया और इसका अभ्यास जारी रहा। ब्रिटिश काल के दौरान मुख्य रूप से दिल्ली में शरीफी ख़ानदान, लखनऊ में अजीज़ी ख़ानदान, हैदराबाद के निज़ाम के प्रयास और इलाहाबाद में उस्मानी ख़ानदान की वजह से यूनानी चिकित्सा बच गई। आइए अब बात करते हैं यूनानी के बुनियादी सिद्धांतों की। यूनानी पद्धति में शरीर को निम्नलिखित 7 भागों से बना हुआ माना जाता है। ये हैं अरकान, मिजाज, अखलात, आज़ा, अरवा, कुवा और अफ़ाल। यूनानी प्रणाली के बुनियादी सिद्धांत हिप्पोक्रेट्स के प्रसिद्ध 4 देह धर्मों यानी अखलात के सिद्धांत पर आधारित हैं। ये सिद्धांत मानता है कि शरीर में 4 अखलात अथवा दम यानी रक्त, बलगम यानी कफ, सफरा यानी पीला पित्त, सौदा यानी काला पित्त पाए जाते हैं। आइए अब इन्हें विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अरकान यानी तत्व की। मानव शरीर में निम्नलिखित 4 घटक पाए जाते हैं। इन चारों घटक में से प्रत्येक का निजी स्वभाव या मिजाज होता है। ये 4 घटक हैं: हवा, जिसका स्वभाव या मिजाज गर्म और नम होता है; पृथ्वी, जिसका स्वभाव या मिजाज ठंडा और सूखा होता है; आग, जिसका स्वभाव गर्म और सूखा; पानी, जिसका स्वभाव ठंडा और नम होता है। दूसरा है मिजाज यानी स्वभाव। यूनानी प्रणाली में व्यक्ति का मिजाज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विरल अथवा नायाब माना जाता है। किसी व्यक्ति के मिजाज तत्वों के परस्पर व्यवहार का नतीजा माना जाता है। मिजाज वास्तविक रूप से तभी ठीक हो सकता है जब ये चारों तत्व यानी हवा, पृथ्वी, आग, पानी बराबर मात्रा में मौजूद हों। अब बात करते हैं अखलात यानी देह धर्म की। शरीर में 4 प्रकार के देह धर्म यानी अखलात अर्थात रक्त, बलगम, कफ, सफरा, पीला पित्त, सौदा यानी काला पित्त पाए जाते हैं। देह धर्म शरीर के वे नम और तरल पदार्थ होते हैं जो बीमारी से परिवर्तन और चयापचय के बाद उत्पादित होते हैं।
वे पोषण, विकास और मरम्मत का काम करते हैं और व्यक्ति तथा उसकी प्रजाति के संरक्षण के लिए ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। देहधर्व शरीर के विभिन्न अंगों की नमी को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं और शरीर को पोषण भी प्रदान करते हैं। इस प्रणाली के अनुसार जब भी देहधर्व के संतुलन में कोई भी गड़बड़ी पैदा होती है तो ये बीमारी का कारण बन जाती है। अतः उपचार देहधर्मों के मिजाज का संतुलन बहाल करने पर लक्षित होता है। अब बात करते हैं आज़ा यानी अंग की। आज़ा मानव शरीर के विभिन्न अंग हैं। प्रत्येक निजी अंग का स्वास्थ्य या रोग पूरे शरीर के स्वास्थ्य की स्थिति को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं अरवाह की। अरवाह यानी रूह, जिसे हिंदी में हम आत्मा कहते हैं, एक गैसीय पदार्थ है जो अभिमंत्रित हवा से प्राप्त होती है। ये शरीर की सभी चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म गतिविधियों में मदद करती है। ये अखलात लतीफ़ा को जलाकर हर तरह की कुव्वा यानी ताकतों और हरारत गरीज़िया उत्पन्न करती है और शरीर के सभी अंगों के लिए जीवन शक्ति का स्रोत है। इन्हें जीवन शक्ति माना जाता है, इसलिए रोग के निदान और उपचार में महत्वपूर्ण है। ये विभिन्न शक्तियों की वाहक हैं जो पूरे शरीर की प्रणाली और उसके भागों को क्रियाशील बनाती है। अब बात करते हैं कुव्वा यानी ताकत की। ताकत के 3 प्रकार हैं। कुव्वा तबीया या कुदरती ताकत, चयापचय और प्रजनन की ताकत है। जिगर इस ताकत का मेन स्रोत है और ये प्रक्रिया शरीर के हर ऊतक में होती है। कुव्वा नफसानिया या मानसिक ताकत तांत्रिक और मानसिक ताकत को संदर्भित करती है। ये मस्तिष्क के अंदर स्थित होती है और ज्ञान विषयक और चलने फिरने की ताकत के लिए जिम्मेदार है। कुव्वा हैवानिया या जीवन शक्ति जीवन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है और मानसिक ताकत के प्रभाव को स्वीकार करने के लिए सभी अंगों को सक्षम बनाती है। ये ताकत दिल में स्थित होती है। ये ऊतकों को जीवित रखती है। अफ़ाल यानी कार्य, ये घटक शरीर के सभी अंगों की हरकतों और कार्य करने के लिए संदर्भित करता है। एक स्वस्थ शरीर के विभिन्न अंग न केवल उचित आकार में होते हैं बल्कि अपने संबंधित कार्य भी उचित तरीके से करते हैं। आइए जानते हैं कि यूनानी चिकित्सा पद्धति में स्वास्थ्य किसे कहते हैं। यूनानी चिकित्सा पद्धति में स्वास्थ्य मानव शरीर की उस स्थिति को संदर्भित करता है जब शरीर के सभी कार्य सामान्य रूप से किए जा रहे हों। रोग स्वास्थ्य के विपरीत है जिसमें शरीर के एक या अधिक अंगों या रूपों में गड़बड़ी हो। यूनानी प्रणाली में नैदानिक प्रक्रिया क्या होती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। नैदानिक प्रक्रिया अथवा डायग्नोसिस अवलोकन और शारीरिक परीक्षा पर निर्भर है। सभी संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए बीमारी का कारण और प्रकृति मालूम कर उपचार निर्धारित किया जाता है। निदान में अच्छी तरह से विस्तार में रोग के कारणों की जांच शामिल है। इसके लिए मुख्य रूप से चिकित्सक पल्स यानी नब्ज को पढ़ने, मूत्र और मल की परीक्षा पर निर्भर रहता है। दिल के सिस्टोलिक और डायस्टोलिक द्वारा उत्पादित धमनियों के बारी बारी से संकुचन और फैलाव को पल्स या नब्ज कहा जाता है। यूनानी पद्धति में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और रोग की रोकथाम के लिए 6 अनिवार्य कारक बताए जाते हैं जिनको असबाब सित्ता ज़रूरिया कहा जाता है, जिनमें अच्छी और साफ सुथरी हवा को स्वास्थ्य के लिए सबसे आवश्यक माना जाता है। यह अनुशंसा की जाती है कि एक व्यक्ति सड़न और रोग उत्पादक तत्वों से मुक्त रहने के लिए ताज़ा भोजन ले। गंदे पानी को भी कई बीमारियों के एक वाहक के रूप में माना जाता है, इसलिए ये प्रणाली यूनानी के सभी प्रकार की अशुद्धियों से मुक्त रखने की ज़रूरत पर जोर देती है। कसरत के साथ साथ आराम को भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी माना जाता है। व्यायाम मांसपेशियों के विकास में मदद करता है और पोषण सुनिश्चित करता है। रक्त की आपूर्ति और अपशिष्ट निकास प्रणाली की क्रियाशीलता समुचित रूप से बढ़ जाती है। ये जिगर और दिल को भी अच्छी हालत में रखता है। ये प्रणाली खुशी, दुख और गुस्से आदि के रूप में मनोवैज्ञानिक कारणों के स्वास्थ्य पर प्रभाव को बड़े पैमाने पर दस्तावेजीकृत करती है। सामान्य रूप से सोना और जागना अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक माना जाता है। नींद शारीरिक और मानसिक आराम प्रदान करती है। ऐसा माना जाता है कि इसकी कमी ऊर्जा, मानसिक कमजोरी और पाचन में गड़बड़ी पैदा कर देती है। अब अपशिष्ट
निकास की प्रक्रियाओं का उचित और सामान्य कामकाज अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए आवश्यक है। यदि शरीर के अपशिष्ट उत्पाद पूरी तरह उत्सर्जित नहीं होते हैं या जब उसमें गड़बड़ अथवा रुकावट पैदा हो जाती है तो ये रोग और बीमारी का कारण बन जाते हैं। यूनानी चिकित्सा पद्धति में एक रोगी के संपूर्ण व्यक्तित्व को ध्यान में रखा जाता है। उसकी पसंद नापसंद और उसकी पर्यावरणीय कारकों के लिए प्रतिक्रिया, उसकी आत्मरक्षा को भी सामने रखा जाता है। यही वजह है कि यूनानी चिकित्सा में उपचार के बहुत सारे प्रकार पाए जाते हैं, जिनमें रेजिमेंटल थेरेपी भी है। रेजिमेंटल थेरेपी अपशिष्ट पदार्थों को हटाने और शरीर की रक्षा तंत्र में सुधार के द्वारा शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए विशेष तकनीकी पद्धति है। दूसरे शब्दों में ये सबसे अच्छे ज्ञात डिटॉक्सिफिकेशन के तरीके हैं, जिनमें फस्त और हिजामा बहुत मशहूर हैं। इसके अलावा इलाज बिलग़िज़ा है, जिसे आहार चिकित्सा भी कहा जाता है। यूनानी उपचार में भोजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भोजन की गुणवत्ता और मात्रा को विनियमित करने से कई बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज होता है। कुछ खाद्य पदार्थ मूत्रवर्धक और स्वेदजनक औषधि के रूप में भी माने जाते हैं। फार्माकोथेरेपी भी है, जिसे इलाज भी दवा कहते हैं। इस प्रकार के उपचार में स्वाभाविक रूप से होने वाली दवाएं शामिल हैं। ज़्यादातर जड़ी बूटियां इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा जानवरों और खनिज मूल की दवाओं का भी उपयोग किया जाता है। केवल प्राकृतिक दवाओं का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि वे स्थानीय रूप से उपलब्ध हैं। यूनानी चिकित्सा ये मानकर चलती है कि दवाओं को अपनी खुद की तासीर होती है, क्योंकि इस प्रणाली में व्यक्ति की विशेष तासीर पर जोर दिया जाता है। दवा इस तरह दी जाती है जो रोगी की तासीर से मेल खाए और इस तरह से स्वस्थ होने की प्रक्रिया में तेजी आए और प्रतिक्रिया का जोखिम भी न हो। दवाओं की अपनी गर्म, ठंडी, नम और सूखी तासीर द्वारा असर होने की अपेक्षा की जाती है। वास्तव में दवाएं अपनी तासीर के अनुसार 4 वर्गों में विभाजित की जाती हैं। तक उसकी अपनी शक्ति, रोगी की उम्र और तासीर, रोगों की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हैं। ये दवाएं पाउडर, काढ़ा, अर्क, जलसेक, जवारिश, माजून, खमीरा, सिरप, गोलियों आदि के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं। इसके अलावा सर्जरी, शल्य क्रिया या इलाज बिलयद भी है। यह चिकित्सा बहुत सीमित उपयोग की है। हालांकि यूनानी प्रणाली को इस क्षेत्र में अग्रणी होने और अपने स्वयं के उपकरणों और तकनीकों को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। वर्तमान में इस प्रणाली में मामूली के अलावा बड़ी सर्जरियां भी उपयोग में हैं। अब बात करते हैं यूनानी चिकित्सा में शिक्षा और अनुसंधान की। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनानी चिकित्सा को पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के रूप में मान्यता दी है। भारत में कम से कम 60 यूनानी शिक्षा संस्थान हैं जो स्नातक तक शिक्षा प्रदान करते हैं, जिनमें से कुछ स्नातकोत्तर शिक्षा, कार्य और अनुसंधान कर रहे हैं। इसके अलावा सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन और इसके सहयोगी विषाक्त पदार्थों के परीक्षण में लगे हुए हैं। यूनानी चिकित्सकों द्वारा लंबे समय से उपयोग की जाने वाली दवाओं के फाइटोफार्माकोलॉजिकल गुण नैदानिक परीक्षण आयोजित करना, दवाओं का मानकीकरण करना और शास्त्रीय यूनानी विरासत का अनुवाद और डिजिटल करना शामिल है। यह था यूनानी पद्धति का एक संक्षिप्त परिचय। अब हम अगले वीडियो में किसी बीमारी पर बात करेंगे, तो इंतज़ार कीजिए हमारे नए वीडियो का।